के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन बात करने वाले हैं अजमेर या सांबर के चौहानों के बारे में। तो पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ये जो अजमेर का चौहान राजवंश है, इसकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दी है और मैंने आपको 4 मत बताए भी थे। और आज अपन बात करेंगे यहाँ पे सबसे प्रतापी सम्राट कौन हुआ और कौन से शासक के द्वारा यहाँ पे अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया गया और इस अजमेर के चौहान राजवंश को स्टेब्लिश किसके द्वारा मतलब किया गया, इन सभी बातों के बारे में आज अपन करने वाले हैं। तो अजमेर का चौहान राजवंश, तो इसमें जो पहले नंबर पे जो शासक है उनका नाम है क्या? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। अजमेर सांबर के जो संस्थापक है या जो पहले शासक है उनका नाम है वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान के द्वारा वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की नींव रखी गई। इसी कारण इनको चौहानों का आदि पुरुष ऑब्लिक मूल पुरुष ऑब्लिक संस्थापक कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया है वासुदेव चौहान के द्वारा 551 में सांबर में इस चौहान वंश को स्टेब्लिश किया जाता है। और इसी कारण चौहानों की अगर आदि पुरुष की बात करें, मूल पुरुष की बात करें और संस्थापक की बात करें, तो ये तीनों नाम किसको दिए जाते हैं? वासुदेव चौहान को, जो अजमेर सांबर के संस्थापक थे। और इसके अलावा बात करें अपन सांबर झील की, ये कौन सी झील बनाई मैंने आपके सामने? सांबर झील। सांबर झील। अब ये सांबर झील के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आप समझना। ये जो सांबर झील है, इसके आसपास का ये जो रीजन था, इस सांबर झील के आसपास का जो ये इलाका था, इस क्षेत्र का नाम क्या था? तो इस क्षेत्र का नाम था सपादलक्ष। क्या बोलना चाहता हूं मैं? सांबर झील के आसपास का जो ये इलाका था, इस क्षेत्र का नाम क्या था? या सांबर झील के आसपास के रीजन को सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। और इस सपादलक्ष की राजधानी की बात करें, राजधानी, तो इसकी राजधानी थी आई छत्रपुर। क्या थी इसकी राजधानी? आई छत्रपुर थी। मैंने अभी तक आपको ये बताया है सांबर झील के आसपास के रीजन का नाम सपादलक्ष था और इस सपादलक्ष की राजधानी क्या थी?
अहिच्छत्रपुर, और अहिच्छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? अहिच्छत्रपुर का वर्तमान नाम है नागौर। तो मैंने आपको बताया है सांबर झील के आसपास के क्षेत्र का नाम सपादलक्स था, राजधानी इसकी अहिच्छत्रपुर थी, और अहिच्छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर है। उसके अलावा मैंने आपको बताया भी है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, और ये बिजोलिया शिलालेख है कहां पे? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। कहां पे बिजोलिया शिलालेख? भीलवाड़ा। और इस बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? तो इनके रचयिता का नाम मिलता है अपन को गुणभद्र, गुणभद्र। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, आप लोग उसको समझने का प्रयास करना। मैंने अभी आपको ये बताया है जो सांबर झील के आसपास के क्षेत्र का नाम क्या बताया मैंने आपको? सपादलक्स, और राजधानी थी इसकी अहिच्छत्रपुर, और अहिच्छत्रपुर का वर्तमान नाम नागौर। दूसरी बात बताई मैंने आपको बिजोलिया शिलालेख कहाँ पे स्थित है? तो आप बताओगे भीलवाड़ा में, और रचयिता कौन थे इसके? गुणभद्र। तो इस बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा का शिलालेख है, इसके आधार पर यह माना जाता है कि ये जो झील थी ना, ये झील सांबर झील, इस सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको ये बताया है, ये बिजोलिया भीलवाड़ा का जो शिलालेख है, इस शिलालेख के आधार पर यह माना जाता है कि ये जो सांबर झील थी, इस सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं वासुदेव चौहान के बारे में। वासुदेव चौहान के द्वारा 551 में सांबर में चौहान वंश को स्टेब्लिश किया गया। इसी कारण चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष तथा संस्थापक इसी वासुदेव चौहान को बोला जाता है। और फिर मैंने आपको ये बताया है सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र था सपादलक्स के नाम से प्रसिद्ध था, और सपादलक्स क्षेत्र की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर, और अहिच्छत्रपुर का वर्तमान नाम अपन को नागौर देखने को मिलता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो बिजोलिया शिलालेख है जो भीलवाड़ा में स्थित है और जिसके रचयिता गुणभद्र थे, इस बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ऐसा माना जाता है कि जो ये सांबर झील थी, इसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। तो इसके बाद में अपन चौहान वंश के अगले पराक्रमी सम्राट के बारे में चर्चा करते हैं। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आपको ये याद रखना है सपादलक्स की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रपुर, और बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ये जो सांबर झील थी, इसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। अगले जो चौहान वंश के जो पराक्रमी सम्राट है, उनमें विग्रहराज द्वितीय का नाम आता है। किस शासक का नाम आता है? विग्रहराज सेकंड का। आपने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में सुना होगा। वह विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव है, जबकि ये कौन है? विग्रहराज सेकंड है। क्या है? विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड। तो विग्रहराज सेकंड के बारे में वैसे तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन दो तीन बातें इनके बारे में। विग्रहराज सेकंड आरंभ के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली थे। आरंभ के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे? विग्रहराज सेकंड। उसके अलावा गुजरात के एक शासक थे,
गुजरात के एक शासक थे और शासक का नाम क्या था? मूलराज। मैंने अभी तक आपको ये बताया है विग्रहराज सेकंड के बारे में का आरंभ के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे? विग्रहराज द्वितीय। उसके अलावा मैंने आपको बताया है गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था मूलराज, और अजमेर के शासक कौन थे? विग्रहराज द्वितीय। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, और युद्ध में विजय किसको मिली और हार किसको मिली, इसकी भी बात मैं आपको बताता हूं। विग्रहराज सेकंड इसमें विजयी रहे और मूलराज की इसमें क्या होती है? हार होती है। अब ये बताओ, ये आप मेरे से पूछ सकते हो सर इस युद्ध के बारे में ऐसा कोई सा तो ग्रंथ होगा जिससे अपन को जानकारी प्राप्त होती है। तो इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? इस युद्ध की जानकारी जानकारी प्राप्त होती है अपन को हर्ष शिलालेख से। अब ये बताओ आप मेरे को, ये हर्ष शिलालेख कहाँ पे स्थित है और ये हर्ष था कौन? बता सकते हो? मैंने अभी तक आपको ये बताया विग्रहराज सेकंड और गुजरात के शासक मूलराज के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में विग्रहराज सेकंड विजयी रहे, और इस युद्ध की जानकारी अपन को हर्ष के शिलालेख से प्राप्त होती है। और ये हर्ष का शिलालेख कहाँ पे स्थित है? सीकर में। और ये हर्ष कौन था? तो ये हर्ष था जीण माता का भाई। ये जीण माता के भाई थे, माता के भाई थे। ये हर्ष कौन थे? तो ये हर्ष जीण माता के भाई थे, और जीण माता का मंदिर भी आपको पता होगा रेवासा धाम सीकर में इन जीण माता का मंदिर पड़ता है। उसके अलावा कुछ कंफ्यूजन करने वाली बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने कभी नाम सुना होगा हर्षद माता का? हर्षद माता, तो ये हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आभानेरी में। आभानेरी, और ये आभानेरी पड़ती कहाँ पे? दौसा में। हर्षद माता। उसके अलावा हर्षनाथ की बात करें अपन, हर्षनाथ ये कहाँ पे स्थित है? अलवर में। और हर्ष पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? हर्ष शिलालेख कहाँ पे स्थित है? शिलालेख ये कहाँ पे स्थित है? सीकर में। तो ये बातें आप याद रखना, इनमें थोड़ा डाउट होता है हर्षनाथ कहाँ पे, हर्षद कहाँ पे और हर्ष कहाँ पे। तो हर्ष की पहाड़ी या हर्ष शिलालेख सीकर में। तो अपन को जो विग्रहराज सेकंड और गुजरात के मूलराज के बीच में जो युद्ध होता है, इस युद्ध के बारे में अपन को जानकारी किससे मिलती है? हर्ष के शिलालेख से। और ये हर्ष कौन थे? जीण माता के भाई थे। इसके अलावा अब अपन अगले पराक्रमी शासक की चर्चा करते हैं, और अगले जो पराक्रमी सम्राट थे अजमेर सांबर के, उनका नाम है अजयराज चौहान। अगले जो यहाँ के पराक्रमी शासक थे उनका नाम था अजयराज चौहान। अजयराज चौहान अजयराज चौहान 1113 में ईस्वी में अजमेर शहर बसाया। शहर बसाया। अभी मैंने आपको बताया अजयराज चौहान के द्वारा 1113 में अजमेर शहर बसाया गया। उसके अलावा बीठली पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग का
निर्माण करवाया गया। बीटली नामक पहाड़ी पर अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसे गठबीटली कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? गठबीटली बोला जाता है। इसे या इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया है 1113 में अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया गया। बीटली नामक पहाड़ी पर अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसे गठबीटली भी कहा जाता है। इसी दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। और इस दुर्ग को राजस्थान का तारागढ़ भी कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी है। इसको तारागढ़ क्यों कहा जाता है, ये कहानी आज मैं आपको बता देता हूं। आपने नाम सुना होगा, उदयपुर के एक शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। उदयपुर के एक शासक थे और शासक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। उदयपुर के एक शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, और ये अपनी तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण इतिहास में इसको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। उड़ना राजकुमार। और इधर बात करें अजयमेरु दुर्ग की। अजयमेरु दुर्ग ये क्या था? अजयमेरु दुर्ग था। मैंने अभी तक आपको ये बताया है उदयपुर के पृथ्वीराज सिसोदिया, और प्लस में इनकी जो पत्नी थी, पत्नी तारा। कहने का मतलब ये है मेरा, जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ये अपनी पत्नी तारा के साथ क्या करने के लिए आया था? भ्रमण करने के लिए। कहां पे आया? भ्रमण करने के लिए कहां पे आया था? अजमेर की तरफ आया। और जब इसकी पत्नी तारा ने इस अजयमेरु दुर्ग को देखा तो उस समय इस अजयमेरु दुर्ग की अवस्था क्या थी? जीर्ण अवस्था में था। जीर्ण अवस्था में था। तो पत्नी तारा के कहने पर इसका नाम क्या रखा? तारागढ़। कहने पर यह बात है। इसको राजस्थान का तारागढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी तारा के साथ अजमेर वाले रीजन में घूमने के लिए आता है। जब ये इसकी पत्नी तारा इस अजयमेरु दुर्ग को देखती है, तो उसको ये लगता है कि ये जो दुर्ग है काफी जीर्ण अवस्था में, खराब अवस्था में। इसी कारण पत्नी तारा के कहने पर इस पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई जाती है और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नया नामकरण कर दिया जाता है। क्या? तारागढ़। तभी से यह जो अजयमेरु दुर्ग था इसको राजस्थान का तारागढ़ भी कहा जाता है। उसके अलावा बात करें अजयराज के द्वारा अजय द्रंभ सिक्के चलाए गए।
गए। तो ये थे अजमेर के शासक अजयराज चौहान। 1113 में अजमेर शहर बसाया गया। बीटली नामक पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसी कारण इसको गढ़बीटली कहा जाता है। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है और इस दुर्ग को राजस्थान का तारागढ़ भी कहा जाता है। तारागढ़ के पीछे की कहानी क्या है? उदयपुर के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी तारा के साथ अजमेर दुर्ग को देखने के लिए आए। उस समय इसकी जीर्ण अवस्था थी, तो पत्नी तारा के कहने पर इस अजमेर दुर्ग का इसने क्या करवा दिया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने पुनर्निर्माण, और तभी से इसको राजस्थान का तारागढ़ कहा जाने लगा। और मैंने आपको ये बताया है फिर जो अजयराज चौहान थे इनके द्वारा अजय प्रिय द्रंभ नाम से सिक्के चलाए गए और इन सिक्कों पर इनकी पत्नी का नाम उत्तीर्ण था। इसके अलावा अब अपनी जो अगली क्लास होगी वह अर्णोराज यानी आनाजी, और इसके अलावा जो विसलदेव है, विसलदेव जिसको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है, उन शासकों की अपन क्लास लेंगे, लेकिन वो क्लास लेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।